एक तो चीज़ वो बन सकती होनी चाहिए या प्रोड्यूस होनी चाहिए, एंड सेकेंडली जो सेलर है, जो भी उसको बेच रहा है या जो भी प्रोड्यूसर है, ही और शी शुड हैव अ विलिंगनेस टू सेल दैट एज वेल। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो फिर वो कोई चीज़ बनी तो हो सकती है, लेकिन मार्केट में हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी सप्लाई मौजूद है। ठीक है, सो एक चीज़ भी मौजूद है और जो सेलर है उसकी विलिंगनेस भी है कि वो उसको सेल करेगा, उसको बेचेगा, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मौजूद होते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि सप्लाई मौजूद है। और क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मार्केट में अवेलेबल टू सेल है। ठीक है, सो जब एग्रीगेट सप्लाई, फॉर एग्जांपल एक सेलर है, ABC कंपनी है, वो 1 लाख प्रोडक्ट बेचने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए सप्लाई कर रही है। कोई XYZ कंपनी है, वो 3 लाख कर रही है, कोई और ABC के अलावा कोई और 3-4 कंपनीज है। सो जब हम उनको एग्रीगेट कर लेते हैं कि कितनी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, द सेलर ऑल्सो हैज़ द विलिंगनेस टू सेल, फिर उसको जब हम एग्रीगेट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं मार्केट में इतनी क्वांटिटी सप्लाइड मौजूद है। ठीक है, सो सप्लाई और डिमांड जब हम पढ़ेंगे, डिमांड हम पढ़ते हैं नॉर्मली बायर के पर्सपेक्टिव से या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जिसने यूज़ करनी है, और सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के या सेलर के पर्सपेक्टिव से कि कितनी चीज़ बन गई है, कितनी चीज़ मार्केट में मौजूद है, कितनी चीज़ मार्केट में अब विलिंगनेस है सेलर्स की कि वो उसको बेचना चाह रहे हैं। ये नॉर्मली दोनों ऑपोजिट साइड पे चल रही होती हैं। प्राइस के हवाले से अगर हम इनका रिलेशनशिप करें, आपको याद होगा कि डिमांड और प्राइस का जो रिलेशनशिप था दैट वाज इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। दैट मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती थी, एंड सिमिलरली व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली इंक्रीजेस। हाँ, और एक फैक्टर जरूर था, हम लिखते थे दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन जरूर थी, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर थी जिसकी वजह से ये जो रिलेशन है ये चेंज हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम सिर्फ प्राइस के हवाले से बात करें तो जब भी प्राइस डिक्रीज होती थी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती थी, एंड वाइस वर्सा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। बट जब हम सप्लाई की बात करते हैं प्राइस के साथ, तो लॉ ऑफ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। Positive relationship means when price will increase, the supply or the quantity supply of the product will also increase. जनरल सी ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर देखें आपको इस प्रेजेंटेशन में या इस स्लाइड में एक कोटेशन नजर आ रही होगी, दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वेशन नजर आ रही होगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही होता है ना, अब कोई भी इंडिविजुअल जब कोई चीज़ बेचता है, कोई सेलर, कोई प्रोड्यूसर चीज़ बेचता है, तो उसकी कोशिश होती है कि एक वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर ले, एंड सेकेंडली वो प्रॉफिट अर्न कर ले। अगर प्रॉफिट नहीं है, लेट्स से कि उसने एक चीज बनाई है, कोई मशीन बनाई है जो 1 लाख रुपए की है, अब अगर वो उसको 80,000 के, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट उसकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में उसे प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस नॉर्मली जो होनी चाहिए या जो होती है दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट वो चीज़ है जो खुद एक लागत आई है या एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में जितना खर्च हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ है, प्लस उसकी कुछ भी परसेंटेज। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सेलर टू सेलर, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कॉस्ट प्लस बहुत थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिकती हैं। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम से मतलब, देखिए आप मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत सी आपको शूज़ की जो शॉप्स हैं या कोई ब्रांड्स हैं वो नज़र आते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि उसमें एक बाटा है, एक सर्विस है। ठीक है, नाउ बाटा एंड सर्विस एक्चुअली रिलाइज ऑन वॉल्यूम। कि ये इनकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जब ये ऐड करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि इनको ये
ज्यादा आइटम्स या ज्यादा वॉल्यूम में बेच दे, एड प्रॉफिट है जो टोटल प्रॉफिट वो ज्यादा हो जाएगा। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो नंबर की बजाय प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखते हैं, हीट क्लास को करें या वो टारगेट ही एक स्पेसिफिक क्लास को करें, जैसे नाइकी है फॉर एग्जांपल, या जैसे एडिडास है। अब आप देखते हैं इनके शूज़, जब भी आप इनके कभी रिटेल स्टोर पे जाएं या किसी आउटलेट पे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलता, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो उनकी प्रोडक्ट की एक डिफरेंट क्वालिटी है, उन्होंने एक डिफरेंट टारगेट मार्केट रखी हुई है। वो क्या करते हैं, वो नंबर पे बिलीव नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं अगर हम कम नंबर बेच के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, दैट इज़ फाइन। तो एक साइड पे आप देखें, एक साइड पे प्रॉफिट मार्जिन कम करके ज्यादा नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज या वॉल्यूम बेच के प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ऑन द अदर साइड नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो कम है या नंबर ऑफ शूज जो है वो कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। सो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है एंड पे जो प्रॉफिट या जो रिजल्ट है वो सेम आए या प्रॉफिट सेम आए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन सेलर टू सेलर के वो क्या स्ट्रेटजी बनाता है। या जब आप आने वाले वक्त में मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, किस प्रोडक्ट में कौन सी मार्केटिंग स्टाइल या स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू हेयर लॉ ऑफ सप्लाई। अब आपको ये समझ आ गई कि सप्लाई क्या है। सप्लाई मीन्स वेन एवर अ प्रोड्यूसर हैज़ अ प्रोडक्ट टू सेल एंड ही ऑल्सो शोज विलिंगनेस टू सेल द प्रोडक्ट। तो अगर उसकी विलिंगनेस भी है तो हम उसको कहेंगे दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, और दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, जब हम उन सारे सेलर्स की, उन सारे प्रोड्यूसर की जो वो चीज़ बेचना चाह रहे हैं उनको जमा कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, सम कर लेंगे, द रिजल्ट विल बी ओवर क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। जैसे अब लॉ ऑफ डिमांड था उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई में जो रिलेशनशिप हम देखने लगे हैं दैट इज बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई एंड द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई, सो दे बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। Positive relationship means that whenever the price of a product will increase, quantity supply in the market will also increase। ठीक है, ये क्यों बढ़ जाएगी, ये अभी हम इक्वेशन से दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। बट ये लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ये वही स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ डिमांड में भी थी, दैट ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर ये लॉ ऑफ सप्लाई ठीक प्रूव नहीं होगा। सो टू प्रूव लॉ ऑफ सप्लाई और टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ सप्लाई, हमें बाकी सारे वेरिएबल्स यानी कि प्राइस के अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, मतलब ऑल अदर फैक्टर्स जो प्राइस नहीं है वो सेम रहने चाहिए। अगर वो सेम रहे तो फिर क्या होगा, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज इंक्रीज, the quantity of the goods and services that supplier offer will also increase and vice versa। ये प्राइस डिक्रीज होगी तो मार्केट में सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, अब आप ये जरा इक्वेशन को देखें। इक्वेशन क्या थी, इट वाज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 60 रुपीज, मतलब वो 60 रुपए में बनी, उसके ऊपर जो एक्सपेंस आया, और वो चीज बिक रही है या बिक सकती है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 100। अब अगर मैं उस सेलर का प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सेलर प्राइस में से जब मैं कॉस्ट माइनस करूँगा तो रिमेनिंग विल बी माई प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट है दैट इज 40। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट निकाल दूं, यानी कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ 100 रुपए की और बनी है वो 60 रुपए की, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी माई प्रॉफिट। तो 40 मेरा प्रॉफिट है। अब लेट्स से कि मार्केट में सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाती है, 150 हो जाती है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस्ट तो नहीं ना बढ़ेगी, कॉस्ट तो 60 है, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ी है। तो दैट मीन्स अगर मार्केट में एक चीज़ जो पहले 100 रुपए की थी
अब वो 100 से बढ़ के 150 रुपए की हो गई है और उसकी कॉस्ट वही है यानी कि 60 रुपए है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 90 रुपीज। ऐसा ही है ना, ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, प्लस माइनस की सिंपल बात है कि जब एक चीज की कॉस्ट कॉस्ट 60 रुपए थी और सेलिंग प्राइस 100 रुपए थी तो प्रॉफिट 40 रुपए हो रहा था। अब उसकी सेलिंग प्राइस 100 से बढ़ के 150 रुपए हो गई, 150। ऑन द अदर साइड उसकी कॉस्ट वही है 60, सो जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट निकालूंगा 150 में से 60 माइनस करूंगा, द रिजल्ट विल बी माई प्रॉफिट एंड दैट इज 90। अब आप यहाँ पे देखें कि सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ने से सप्लायर को या प्रोड्यूसर को या सेलर को, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी चीज बेच रहा है उसको सेलिंग प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो गया। पहले प्रॉफिट 40 रुपए हो रहा था जब प्राइस 100 रुपए थी, और अब जब प्राइस 150 हो गई है तो उसको प्रॉफिट 90 रुपीज हो गया। इसी एडेड बेनिफिट का या इसी एडेड प्रॉफिट का एडवांटेज लेने के लिए वो सेलर कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाए और फिर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचे। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, बट देर इज अ लिमिटेशन। वो क्या है कि ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, कि बाकी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राइस चेंज होनी चाहिए। और अगर प्राइस कम हो जाती है, अब यही इक्वेशन पे आप दोबारा आ जाए, लेट से कि सेलिंग प्राइस जो थी वो 100 रुपए से कम हो के मैं कहता हूँ वो 80 रुपीज रह गई है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 60 वॉज द कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा 20 का। अब क्या हुआ कि पहले जिस पे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था अब सिर्फ 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो नतीजा क्या निकलेगा, सेलर क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो गया है तो वो कोशिश करेगा या मजबूरन उसको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, दूसरा हो सकता है वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट कर रहा होता। जैसे 40 रुपए प्रॉफिट होता था तो वो 10 रुपए दोबारा से अपने बिजनेस में लगा के प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब प्रॉफिट ही 20 रुपए हुआ तो 20 रुपए उसके एक्सपेंसेस थे जो उसकी लिविंग के लिए चाहिए, तो वो बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सका, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आ ही नहीं सका, कोई एक्स्ट्रा सेविंग हो ही नहीं सकी कि वो ज्यादा बिजनेस में लगाए और ज्यादा प्रोडक्शन करे। तो रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट विल बी अ डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर अगर वो 150 का सेल करेगा ठीक तो है, उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, क्यों नहीं तो वरना बढ़ेगी, ओवर हो जाएगी। नहीं बढ़ेगी, यही तो हम लॉ ऑफ सप्लाई में बात कर रहे हैं, दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। अगर आप ये कहें कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है और कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, फिर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। फिर हम लॉ ऑफ सप्लाई की, फिर हम वो बात कर रहे हैं जो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई हैं। जैसे डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बट अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब लेट से अदर फैक्टर कांस्टेंट ना रहा, वो पॉपुलेशन एक अदर फैक्टर था जो कांस्टेंट ना रहा और पॉपुलेशन बढ़ गई, तो डिस्पाइट के प्राइस इंक्रीज हुई लेकिन उसके साथ साथ एक फैक्टर था जो हमें चाहिए, जो कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन वो ना रहा बल्कि वो बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रूव नहीं होगा। बजाय इसके कि प्राइस बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होती, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो क्वांटिटी डिमांड उल्टा इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट प्रीवेल देयर। सिमिलरली यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं, ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें। अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहते तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई भी प्रूव नहीं होगा। लॉ ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज प्रीवेल व्हेन all other factors remain constant and only the price of a product increase, the selling price of a product increase and the cost remains constant। तो ऐसी सूरत में उसका क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है,
वो ज्यादा प्रॉफिट की लालच में ज्यादा सेविंग होगी उसके पास और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, द रिजल्ट विल बी दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? ओके सर। ठीक है, सो द सर क्वेश्चन एक्सप्लेन इज, कर दे एक बार दोबारा। जी मैं कर देता हूँ। देखें, लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंडेंट है कि हमारी बाकी तमाम फैक्टर्स सेम रहने चाहिए। वो पॉपुलेशन हो, वो इनकम हो, वो कॉस्ट हो, वो टेक्नोलॉजी हो, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, वो कोई ट्रेंड हो, फैशन हो, तमाम फैक्टर जो प्राइस के अलावा हैं वो अगर सेम नहीं रहते तो फिर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो हमें बताता है वो प्रूफ नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस इंक्रीज से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? प्राइस इंक्रीज से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, जो नॉन प्राइस वेरिएबल हैं, जो प्राइस के अलावा के इम्पैक्ट हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं मार्केट में देखें ना, एक चीज़ है, एक कोई भी लेट से कोई बिस्किट है फॉर एग्जांपल, वो बिस्किट कंपनी एक बना रही है और वो सिमिलर प्रोसीजर से बना रही है। वो मार्केट के अंदर एक चीज़ को सप्लाई कर रही थी, बिस्किट पहले 15 रुपए का, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट भी वही, मटेरियल भी वही, किसी चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन भी वही, सारा कुछ वही, सिर्फ मार्केट में उसकी प्राइस 15 रुपए से बढ़ के 17 रुपए हो गई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सप्लाई, दैट ऑल अदर फैक्टर्स इफ रिमेन कांस्टेंट, then if the price of the product will increase, the quantity supply of the product will also increase। और क्यों बढ़ेगी इसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि एक तो सेलर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट सेम है, सिर्फ जितने का वो बेच रहा था वो अब महंगा बेच रहा है, तो नतीजा क्या होगा? उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो वो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में कोशिश करेगा जितना भी उसके पास स्टॉक है वो मार्केट में बेचना शुरू कर दे। कुछ होता है ना, कुछ कंपनीज अपने पास स्टॉक भी रखती हैं फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जब उसको वक्ती तौर पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो फिर वो स्टॉक नहीं रखते बल्कि कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मार्केट में सेल हो जाए कोई चीज़। ऑन द अदर साइड दूसरी, जी जी सर अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर मार्केट में क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दोबारा पूछें। सर अगर सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट की जी जी तो क्या होगा? मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम अभी हमने पढ़ा नहीं है, सो इसको हम बाद में, बल्कि आज ही के लेक्चर में इसके बाद डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो अभी आप सिर्फ सप्लाई के ऊपर फोकस करें कि सप्लाई में क्या हो रहा है। सप्लाई इंक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज होने से ऑब्वियसली कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करेगा, वो डिमांड प्राइस को अफेक्ट करेगी। सो यस, देयर विल बी सर्टन रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, डिसइक्विलिब्रियम कह लें उसको, या कुछ ना कुछ उसका नतीजा तो निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा अभी हम इसको पोस्टपोन करते हैं। फिलहाल सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम देखें तो आई होप आप सबको क्लियर हो गई ये बात कि जब बाकी सब चीज़ें या नॉन प्राइस वेरिएबल या नॉन प्राइस फैक्टर अगर वो सेम रहते हैं, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती है, तो उसकी मार्केट में जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, दूसरा वो प्रॉफिट हो सकता है उसने री इन्वेस्ट करना होता, लेकिन अब प्रॉफिट ही इतना हुआ कि उसके ज़रूरियाती जो डेली के एक्सपेंसेस थे वो पूरे हो गए, उसके पास सेविंग ही नहीं है कि वो ज़्यादा चीज़ें बना सके। सो जब चीज़ बनेगी नहीं तो ओब्वियसली उसको हम सप्लाई नहीं कहते। ठीक है, सो ये है लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसी तरह कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सप्लाई कर्व को या लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही जैसे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते थे। ठीक है, इसमें से पहली है प्राइस। प्राइस तो करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। द रिमेनिंग आर नॉन प्राइस वेरिएबल। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं
जिनको हम कहेंगे नॉन प्राइस वेरिएबल या वेरिएबल्स या फैक्टर्स अदर देन प्राइस। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस सर। ये आप में से अभी जिसने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी या कॉस्ट बढ़ जाएगी या उसकी जो चीज़ें जो रॉ मटेरियल है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई या जो उसको बनाते थे लेबर थी या जो भी मजदूर थे वो एक चीज़ को बनाते थे, अगर उनकी वेजेस बढ़ गई तो ऐसी सूरत में भी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन ऐसी सूरत में उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं आपने अकाउंटिंग में शायद कहीं पढ़ा हो। कॉस्ट में हम कहते हैं जी एक चीज़ का रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के। लेट से मैंने एक टेबल बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मुझे वुड चाहिए, मुझे नेल्स चाहिए, मुझे ग्लू चाहिए, मुझे कोई कलर चाहिए हो सकता है, पेंट चाहिए हो सकता है, ये सारी चीज़ें मेरी रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस क्या है कि वो एक वुड है, वो वुड को ऑब्वियसली मुझे एक शेप देनी है, सो मुझे उसको काटने के बाद उसको एक प्रॉपर शेप में लाना है। सो वो सारी जो शेप है उसको जो भी लेबर उसके ऊपर लग रही है, जो भी मजदूर उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी कोई ना कोई वेजेस है, कोई ना कोई उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ है फैक्ट्री ओवरहेड, कि वो मजदूर किसी ना किसी जगह पे बैठा हुआ है, वहाँ पे काम कर रहा है, सो उसका रेंट हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है। फिर एक चीज़ बन गई है तो कहीं पे स्टोर हो रही है, कहीं पे साइड में स्टॉक लग रहा है उसका, सो वो फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कहते हैं ये उसकी कॉस्ट बन गई है। अब अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कॉस्ट जब बढ़ेगी तो सेलिंग प्राइस भी चांसेस हैं कि बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ने के बावजूद सेलिंग प्राइस ना बढ़ाई जाए तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन खत्म होता जाएगा या प्रॉफिट की बजाय उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक चीज जो बन ही 80 रुपए में रही है, अगर मैं उसको 80 रुपए में ही सेल करूंगा तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं होगा। या अगर कोई चीज 80 रुपए में बन रही है और मैं उसको 70 रुपए में सेल करूंगा तो मुझे तो प्रॉफिट की बजाय लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज नेचुरल थिंग कि जब भी किसी चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, जब भी किसी चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस में हो, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड में हो, किसी भी मद में अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन अब वो सर्कमस्टांसेस नहीं रहे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, बल्कि अब क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ने की वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ रही है तो प्रॉफिट तो उतने का उतना ही है। इसको मैं आपको एक न्यूमेरिक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक चीज थी जो 100 रुपए की थी, दैट वाज द कॉस्ट। कि एक चीज जो मैंने बनाई, लेट से वो मैंने उसके ऊपर जो कॉस्ट आई, जो लागत आई, वो 100 रुपए थी और मैं उसको 120 रुपए की बेचता था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, 20। 20। सो एक 100 रुपए की चीज बना के मैं इसको 120 रुपए में बेचता हूँ, द प्रॉफिट इज 20। अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, वो चीज 100 की बजाय 120 रुपए में बन रही है और मैं उसको 140 रुपए में बेच रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस बढ़ गई मेरी, पहले 120 का बेचता था, अब मैं 140 की बेचता हूँ। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सर सेम ही होगा, अब 20। भी सेम है। सो इसका तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई तो हमें कहता था कि जब प्राइस बढ़ेगी, जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये सिनेरियो जो मैंने आपको बताया जिसमें कॉस्ट बढ़ने की वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ी, यहाँ पे उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो जो सेलिंग प्राइस है उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ही नहीं, बल्कि वो प्राइस तो मजबूरन इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉस्ट ही बढ़ गई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, चीज बनाने की लागत बढ़ गई थी। ठीक है, सो इसका मतलब है ये वो फैक्टर है, ये एक अदर देन प्राइस फैक्टर है या नॉन प्राइस वेरिएबल है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता, या ये वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद
हमारी मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ेगी जैसा कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता था। ठीक है, सो इसको हम लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट करेंगे। वो जो पहली लाइन लिखी हुई थी ना पिछली स्लाइड में, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल या ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, फिर ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव होगा। और एक फैक्टर उसमें कौन सा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट। if it remains constant and selling price of the product increases, then the supply of the product in the market will also increase. लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो डिस्पाइट के हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ जाए उसके बावजूद क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर था जो कांस्टेंट नहीं रहा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Okay, then the second one is natural conditions. इसी तरह नेचुरल कंडीशंस हैं जो चेंज हो सकती हैं। अगर वो चेंज हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में भी हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रिवेल नहीं करेगा। नाउ नेचुरल कंडीशन कैन बी वेदर, इट कैन बी, जैसे हम कहते हैं जी समर है, समर में एक प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से बनती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बारिशें ज़्यादा चाहिए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको धूप ज़्यादा चाहिए, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको एक मीडियोकर मौसम चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। सो अगर वो नेचुरल कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे लेट से वीट है, वीट को एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसको हार्वेस्ट किया जा रहा होता है, तो अगर बारिश हो जाती है बहुत सी फसल ज़ाया होने का खतरा होता है। तो अगर नेचुरल कंडीशन सेम नहीं रही बल्कि बारिश हो गई, चेंज हो गया नेचुरल कंडीशन, एक ऐसा वेदर या एक ऐसी कोई खुदा न खास्ता आंधी आ गई या कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से क्रॉप सारी ज़ाया हो गई, तो अब क्या होगा, क्रॉप ज़ाया होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब ज़ाया होने की वजह का मतलब क्या है कि वो चीज़ शॉर्टेज हो गई, उस चीज़ की कमी हो गई, कहत हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब अवेलेबिलिटी जब कम होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे लेट से कि आपकी 50 स्टूडेंट की क्लास है और आपका कल पेपर है, आपको 50 पेन चाहिए। अगर तो मार्केट में 70 या 80 पेन मौजूद हैं तो कीमत जो है वो एक स्टेबल रहेगी या कम हो सकती है, आप निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50 पेन चाहिए और मार्केट में सिर्फ 30 पेन अवेलेबल है, तो इसका मतलब है देयर विल बी 20 स्टूडेंट्स जिनको वो पेन नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हर कोई कोशिश करेगा कि वो पेन मुझे मिल जाए और आप महंगा लेने की भी कोशिश करेंगे उसको। अगर वो पेन 10 रुपए का है और आपको कोई 20 रुपए का दे रहा है तो शायद आप 20 रुपए में भी ले लें। ठीक है, सो यही सिचुएशन क्या है, नेचुरल कंडीशन की वजह से हो सकता है किसी प्रोडक्ट की सप्लाई अफेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मार्केट में गंदम की कमी हो गई या चावल की कमी हो गई या किसी शुगर केन की कमी हो गई, सो कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब प्राइस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता था जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ही तो प्राइस उसकी बढ़ गई। सो यहाँ पे उल्टा रिलेशन चल रहा है, यहाँ पे प्राइस की वजह से सप्लाई अफेक्ट नहीं हो रही बल्कि सप्लाई की वजह से प्राइस अफेक्ट हो रही है। ठीक है, सो इसका मतलब है अगर ये फैक्टर भी कांस्टेंट नहीं रहता, अगर ये फैक्टर भी चेंज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में लॉ ऑफ सप्लाई हमारा प्रूफ नहीं हो सकता। देन वी हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट बन रही है, अगर कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कोई ना कोई मेथड यूज़ हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ हो रहा है। सो अगर वो प्रोसीजर चेंज हो जाए तो भी मार्केट में जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रीवेल नहीं करता या लॉ ऑफ सप्लाई प्रूफ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल,
पहले जब हम बहुत शुरू की बात करें तो काउंटिंग के लिए आपने सुना होगा एक एबेकस मशीन हुआ करती थी। अबैकस मशीन हुआ करती थी, उससे जो है न्यूमेरिक सॉल्व हुआ करते थे। फिर उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन हुई, कुछ हो सकता है सिंपल कैलकुलेटर्स आ गए। फिर सिंपल कैलकुलेटर्स के बाद आप देखते हैं कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गए। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग्स आ गई, फिर एक्सेल आ गया, एक्सेल के बाद ओरेकल या सैप और पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया। अब क्या है कि एक चीज जो एबेकस या बैकस को टाइम चाहिए था पूरा उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, आज अगर हम एक्सेल में 1 सेकंड में एक फॉर्मूला लगाएं तो वो हजारों कैलकुलेशन हमें करके दे देता है। उस टाइम पे एक कैलकुलेशन के लिए लेट से 1 मिनट चाहिए था, आज हम 1 मिनट में एक की बजाय 1 लाख कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है? द रिजल्ट इज कि हम एफिशिएंट हो गए हैं। हम एक काम जो पहले 10 मिनट में होता था अब उसको 1 मिनट में कर रहे हैं। तो बाकी 9 मिनट में क्या करेंगे? बाकी 9 मिनट में हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाए। पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी महंगी थी, या पुरानी टेक्नोलॉजी को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता था, या उसके अंदर कोई ऐसे पार्ट्स थे जो एक्सपेंसिव थे। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी नई आ गई, सस्ती आ गई। तो क्या होगा? उस चीज़ की जो कॉस्ट है, जिसको हम पर यूनिट कॉस्ट कह सकते हैं या एवरेज कॉस्ट कह सकते हैं, वो पर यूनिट कॉस्ट पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस कम हो गई। लेकिन क्यों कम हुई? क्योंकि उसकी कॉस्ट ही कम हो गई। ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कम हुई क्योंकि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई। प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। अब लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता था कि अगर सेलिंग प्राइस कम हो तो उसकी सब क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से जहाँ पहले कम प्रोसेसिंग होती थी अब ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है। पहले एक चीज़ बनती थी, अब उतने ही टाइम में 10 चीज़ें बन रही हैं। तो प्राइस कम होने के बावजूद मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। If technology does not remain constant, the law of supply cannot be proved. ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट कंडीशंस। ट्रांसपोर्ट बेहतर हो रही है, उसका टाइम फ्रेम कम हो रहा है। हम आप देखते हैं ना, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाता है, या मोटरवेज बनाने की इम्पोर्टेंस है, या हाईवेज बनाने की इम्पोर्टेंस है, तो पर्पस क्या है? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे चीज़ें दूसरी जगह पे बेची नहीं जा सकती, अवेलेबल ही नहीं हो सकती। सिमिलरली एक चीज़ जो कि पेरिशेबल आइटम है, जो एक दिन में ख़राब हो जाती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है और वो रास्ते में ही एक दिन गुजर जाएगा, इसका मतलब है वो ख़राब हो जाएगी। सो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को इम्पेक्ट करता है। जितनी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी उतनी कॉस्ट या उतनी जो उसके ऊपर आने वाली एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। टाइम भी कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और ये सारा होने की वजह से उसकी एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस भी पॉसिबल हो जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह वो लाई भी जा सकती है, ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है। सो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी सप्लाई अफेक्ट होगी, बट दिस इज अ नॉन प्राइस वेरिएबल और नॉन प्राइस फैक्टर। इसी तरह फैक्टर प्राइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी। फैक्टर प्राइसेस को आप इनपुट प्राइसेस कह सकते हैं या रॉ मटेरियल प्राइसेस कह सकते हैं। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मशीन, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? आप जो मर्जी आप उसकी प्राइस कम करें या उसकी प्राइस ज़्यादा करें, अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ बन ही नहीं सकती। हमारी लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता था सेलिंग प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो प्राइस बढ़े या कम हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो फैक्टर प्राइसेस हैं, या जो उसकी अवेलेबिलिटी है, या जो उसकी इनपुट प्राइसेस हैं, या जो उसके रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, या जो उसका रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो गई है क्योंकि ये पार्ट नहीं मिल रहा।
जैसे पिछले दिनों गाड़ियों की प्राइसेस इसलिए बढ़ गई, या गाड़ियों की जो डिलीवरी है वो इसलिए लेट हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से बॉर्डर्स बंद थे, और बॉर्डर्स बंद होने की वजह से गाड़ी के बहुत से पार्ट्स हैं जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, जैसे कुछ जापान से आते हैं, लेट से कुछ जर्मनी से आते हैं, या कुछ यूएसए से आते हैं। तो अगर वो पार्ट्स ही इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, अब उसकी प्राइस बढ़े या कम हो, वो सप्लाई मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो चीज़ बन ही नहीं पा रही। और क्यों नहीं बन पा रही? बिकॉज उसके जो फैक्टर्स हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो इनपुट के लिए चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, वही अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम कह सकते हैं टैक्स का बढ़ जाना या कम हो जाना, टैरिफ लग जाना, एक्साइज ड्यूटी लग जाना, कोई कोटा फिक्स हो जाना। तो गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है तो इस वजह से भी मार्केट में सप्लाई जो है वो असरअंदाज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, और उसके ऊपर पहले 10% टैक्स होता था, और वो चीज़ बनती थी 50 रुपये की। ठीक है, तो अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 10% टैक्स लगा लें, दैट इज़ 10 रुपीज़, और 50 रुपये उसकी कॉस्ट होती थी। सो 50 जमा 10, 60 रुपये उसको, जो भी सेलर था, उसको एग्रीगेट कॉस्ट आती थी। अब 100 रुपये की वो बेचता था। सो 100 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो 40 रुपये उसका प्रॉफिट होता था। बट गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, लेट्स से गवर्नमेंट ने टैक्स 20% कर दिया। तो अब क्या हुआ, 100 रुपये की चीज के ऊपर 20% टैक्स, दैट मीन्स 20 प्लस 50 रुपये उसकी जो लागत थी वो होती थी। सो 50 जमा 20, 70 रुपये की अब उसको चीज पड़ रही है, तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया फ्रॉम 40 टू 30। जब 100 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। सो इसकी वजह से भी जो सप्लायर है, जो भी चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसकी सप्लाई अफेक्ट होगी। पहले उसे 40 रुपये प्रॉफिट मिलता था, वो 40 रुपये में से कुछ अपनी ज़रूरत के पैसे निकाल के बाकी री इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन अब क्या है, अब उसको 40 नहीं बल्कि 30 रुपये बच रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दिया। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, रिजल्ट क्या हुआ, उसको प्रॉफिट कम हुआ, एंड लास्टली डिस्पाइट के सेलिंग प्राइस की तो चेंज हुई नहीं, वो अभी भी 100 है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सप्लाई फिर भी कम हो जाएगी क्योंकि अब उसके पास कम प्रॉफिट हो रहा है, कम री इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो अपनी ज़रूरियात में ही 30 रुपये लगा देता है और एक्स्ट्रा बिजनेस में इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा। द रिजल्ट विल बी अ डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता था कि सप्लाई तब डिक्रीज होगी जब प्राइस डिक्रीज होगी, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, प्राइस सेम रहने के बावजूद सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस मीन्स देयर इज अ फैक्टर which is government policy. This factor can also influence supply curve. And lastly, there is a factor which is called prices of related goods. नाउ रिलेटेड गुड्स से मतलब यही है, जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था, जो सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट है, मतलब पेप्सी एंड कोक फॉर एग्जांपल। जैसे चाय की बात करें तो टपाल और लिप्टन। इसी तरह अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जिसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, कि मतलब आप एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, सो वो चीज़। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? कि अगर किसी और कंपनी जो कि हमारी सब्सटीट्यूट थी, हमारी कंपेटिटर थी, पेप्सी और कोक की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पेप्सी ने, हम कोक की बात करें, लेट्स से पेप्सी ने अपनी प्राइसेस कम कर दी, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जब पेप्सी अपनी प्राइसेस कम करेगी तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी के ऊपर क्योंकि वो सस्ती मिल रही है। जब उस पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी कोक की सेल कम हो जाएगी। सेल कम होने का मतलब है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने का मतलब है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर सकूं, सप्लाई इंक्रीज कर सकूं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, प्राइस तो चेंज हुई नहीं, प्राइस तो अभी भी वही है, प्राइस तो सेम है मेरी प्रोडक्ट की,
लेकिन एक दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाने की वजह से मेरे पास प्रॉफिट कम आना शुरू हो गया है, डिस्पाइट कि मैंने तो अपनी प्राइस चेंज नहीं की। तो जब प्रॉफिट कम होगा उस वजह से भी मेरी सप्लाई अफेक्ट होगी। क्यों होगी ये मैंने बड़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा, चीज़ें बन नहीं रही। इन सारी वजूहात की बिना पे मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये आपके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है जो आपने अभी करनी है। इसके अंदर द थिंग्स आर सेम। जब जैसा आपने लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल बनाया था, अब सप्लाई स्केड्यूल क्या होगा? सप्लाई स्केड्यूल होगा जिसमें ये सप्लाई स्केड्यूल बना हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक साइड पे प्राइसेस आ रही होंगी, दिस वन, दूसरी साइड पे क्वांटिटी सप्लाई आ रही होगी। सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई स्केड्यूल। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने सप्लाई कर्व बनाना है। सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? दैट एट y axis you will keep the prices and at x axis you will note down the quantity supplied. So अगर मैं इस टेबल की फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें y एक्सिस पे 1 2 3 जो भी आप यहाँ पे स्केल लेंगे वर्टिकल साइड पे, और क्वांटिटी सप्लाई आप हॉरिजॉन्टल साइड पे स्केल लेंगे। सो आप देखें 5 25 50 का है तो आप 25 का स्केल ले सकते हैं, 25 50 75 एंड सो ऑन। So on vertical side you will have prices and on horizontal side you will have the quantity supply. फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे कि अगर प्राइस एक थी तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, वहां पे आप एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ए कह दें उसको। सिमिलरली दो जब प्राइस थी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई 25 थी, आप उसको पॉइंट बी कह दें, फिर सी, फिर डी, फिर ई एंड सो ऑन। तो फाइनली आपके पास एक कर्व बन जाएगा इस शेप के अंदर, which will be from left to right upward. Okay, so that will show the positive relationship or the positive correlation between the price and the supply. ठीक है, ये आप it's 5:15, आपके पास अभी 15 मिनट्स मौजूद हैं। 15 मिनट में ये दोनों ग्राफ, ये मैं आपको क्लास के अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर ये टेबल शेयर कर रहा हूँ, आप इसको बनाएं अपने पेज पे। फिर जो भी क्लास में मौजूद होंगे, और सबकी अटेंडेंस इसलिए कंपलसरी होगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होंगे, जिनसे मैं नहीं पूछ पाऊंगा, उनके मैं मार्क्स लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, सो अभी जैसे आप टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के मार्क्स लगेंगे जिनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये मैं आपके साथ क्लासरूम में शेयर कर रहा हूँ, आप इनके ग्राफ बनाएं, और जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको खुद कॉल करके, मतलब आपका नेम कॉल करके आपसे कहूँगा कि अपना पेज जो है वो कैमरे के सामने शो करें, प्रेजेंट करें, और वो आप मुझे दिखाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है जी, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें। सर जी बेटा। सर, जब आप पूछेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन उसको लिखनी है उसमें, या हमने नहीं, खुद बतानी है सर? आपने सिर्फ कर्व बनाने हैं, मतलब आपने डायग्राम या सप्लाई कर्व बनाना है, अपने पास पेज के ऊपर बना के उसको सामने रख लें, दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं खुद नेम कॉल करूंगा, और उस जो भी स्टूडेंट का मैं नेम कॉल करूंगा, वो आप अपने, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल का बैक कैमरा आप अपने पेज की तरफ करेंगे, और लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपको पेज सामने करना पड़ेगा। सो वो आप मुझे कर्व शो करेंगे और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उस पर।
सर ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है या किसी भी कॉपी के ऊपर बना लें? लाजमी नहीं है, किसी भी सिंपल पेपर के ऊपर बना लें। जी ठीक सर। मैंने आपके क्लासरूम में वो शेयर कर दिया है, इसके मुताबिक आपने बनाना है। सो आई विल ज्वाइन यू बैक एट 5:17 हुए हैं, 5:35 पे मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करूंगा, ठीक है? जी ठीक है सर। चले, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। लिंक जो है अगेन इसी तरह आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा CRGR के साथ, वो फिर आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।